हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, इतने सालों से तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, कभी हैबिट्स, कभी जॉब, कभी शहर, कभी रिलेशनशिप, लेकिन ईमानदारी से बताइए अंदर से कितना बदले हो। गुस्सा आज भी वैसे ही उठता है, डर आज भी वही कहानी सुनाता है, रिश्तों में वही चोट, वही गलतफहमियां और रात को तकिए पर वही पुराना भारीपन। तुमने मेडिटेशन भी ट्राई किया, अफर्मेशन भी ट्राई किया, मोटिवेशन वीडियो भी देखी, कई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी, कई कोर्स, कई स्पिरिचुअल गुरुओं को सुना। हाँ, कुछ दिन हल्का लगा, लेकिन फिर दिमाग ने वही पुराना गाना चालू कर दिया। क्या कभी तुम्हें लगा है कि प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में नहीं, तुम्हारे सोचने के तरीके में है? अगर वो आवाज जो बोलती है मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा, मैं डर पर जीत पाऊंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, अगर वही आवाज असली जड़ हो तो? और क्या हो अगर जिस मैं पर तुम भरोसा करते आए हो, जो खुद को ऑब्जर्वर समझता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद हो? फ्रीडम फॉर द नाउ तुम्हें कोई नया बिलीफ नहीं देगी, कोई नया मेडिकल टेक्निक नहीं सिखाएगी, ये तुमसे एक ही काम करवाएगी, तुम्हें तुम्हारे अपने दिमाग के सामने आईना बनाकर खड़ा कर देगी। और अगर तुमने हिम्मत करके उसमें एक बार गहराई से झांक लिया, तो बहुत संभव है कि तुम्हारी जिंदगी बदलने से पहले तुम्हारा मैं बदलना शुरू हो जाए। अगर तुम तैयार हो अपने सबसे गहरे सवालों से टकराने के लिए, मैं कौन हूँ, ये डर, ये गुस्सा, ये अकेलापन सच में क्या है, तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा हो, क्योंकि वहीं आप अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते। और फ्रीडम फॉर द नाउ के इस भाग में तुम जानोगे कि जिस आजादी को तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे अपने भीतर कैद थी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 12, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर्ड। जब तुम सोचते हो मैं गुस्से को देख रहा हूँ, मैं दुख को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मैं कौन है? क्या मैं और मेरा गुस्सा दो अलग चीजें हैं, या दोनों एक ही मोमेंट के हिस्से हैं? अगर ये बात सच में समझ आ जाए तो अंदर एक बहुत ही बड़ा संघर्ष एकदम से पिघल सकता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। जो देख रहा है यानी ऑब्जर्वर, और जिसे देखा जा रहा है यानी ऑब्जर्वर्ड, क्या वे अलग अलग हैं? हम रोज ऐसे वाक्य बोलते हैं, मैं दुखी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डर को देख रहा हूँ, मैं अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ विभाजन है। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ मेरी अवस्था। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये विभाजित सच है, ये दिमाग की एक और चाल? अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर्ड असल में अलग नहीं हुए, तो शायद बदलाव किसी टेक्निक से नहीं, बस इस फैक्ट को देखने से स्वतः ही हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक समस्या है। ज्यादातर लोग अपने अंदर ऐसे जीते हैं जैसे कोई आंतरिक संघर्ष चल रहा हो। मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा, मैं डर पर जीत हासिल करूंगा, मैं दुख से बाहर निकलूंगा। यहाँ मैं एक तरह का सुपर कंट्रोल बन जाता है और बाकी सारी भावनाएं समस्या बन जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? लगातार टकराव। हम मान लेते हैं कि जो देख रहा है वो न्यूट्रल, साफ और प्योर है, लेकिन सच्चाई क्या है? जो मैं खुद को हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, अमेरिकन मानता है, जो मैं कहता है मैं अच्छा इंसान हूँ, जो मैं खुद को फेलियर या सक्सेस से डिफाइन करता है, वही मैं अब भावनाओं को भी जज कर रहा है। यानी ऑब्जर्वर खुद पास्ट की मेमोरी, बिलीव्स और कंडीशनिंग से बना है। तो फिर वो साफ सुथरा दर्शक कैसे हो सकता है? जब डर उठता है तो अक्सर ये आंतरिक डायलॉग शुरू होता है, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, ऐसा कमजोर लोग करते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। अब जो देख रहा है वो बहुत ही जजमेंट से भरा हुआ है। ऐसे में डर को पूरी तरह देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वर पहले से पूर्व धारणाएं लिए हुए हैं। जैसे ही दिमाग कहता है ये मैं हूँ और ये मेरी समस्या है, उसी पल एनर्जी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा समस्या से लड़ रहा है और दूसरा हिस्सा समस्या को दबा रहा है, और बीच में मैं बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। और यही मन का बिखराव है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति बहुत ही क्रांतिकारी शब्द कहते हैं। हम सब अंदर ही अंदर मानते हैं कि हमारे अंदर दो हिस्से, एक मैं जो चीजों को देखता है, और दूसरी वो चीज जिसे मैं देख रहा हूँ, जैसे डर, गुस्सा, दुख, ईगो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ये दो अलग नहीं है। जो मैं डर को देख रहा है वही मैं डर की यादों, भावनाओं और कहानियों से बना है, और जो मैं गुस्से को जज कर रहा है वही मैं चोट,
तुलना, अहंकार और यादों से बना है। मतलब बहुत ही साफ है कि डर को देखने वाला और डर दोनों एक ही चीज है। जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं है, वैसे ही मैं और मेरी मानसिक अवस्था भी अलग नहीं। ये सिर्फ एक विचार नहीं। जब ये बात अनुभव में दिखती है, उसी पल अंदर की दूरी टूटने लगती है। सोच कर देखिए, जब तक हम ये मानते हैं कि मैं डर से लड़ रहा हूँ, तब तक अंदर संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन अगर गहराई से समझ जाएं कि मैं डर से अलग नहीं हूँ, मैं ही डर की मोमेंट हूँ, तो फिर लड़ने की जरूरत किससे बचती है? किस पर जीत चाहिए? किसे बदलना है? उस जगह बस देखना बचता, बिना भागे, बिना दबाए, बिना जज किए। और यही सच्चा देखना अपने आप बदलाव बन जाता है। परिवर्तन को करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखना ही परिवर्तन है। कृष्णमूर्ति देखने की वो अवस्था के बारे में बताते हैं जिसमें कोई चयन नहीं होता। आमतौर पर दिमाग हर चीज को बांटता है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये रहना है, इसे हटाना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अवस्था आती है जहाँ दिमाग कुछ भी चुनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, जो हो रहा है वही बस देखा जा रहा होता है। यही बिना चुनी हुई अवेयरनेस है। इस अवेयरनेस में कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं होता जो विचारों को पकड़कर हिलाए डुलाए। बस एक साफ जागरूकता होती है, न विरोध, न भागना, बस देखना। ऐसी स्थिति में दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता, बिना जबरदस्ती, बिना किसी मेडिटेशन टेक्निक के, बिना किसी प्रयास के। विचार धीरे धीरे सिंपल, हल्के और शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं बचती। क्योंकि दर्द और गुस्सा तब तक बढ़ते हैं जब तक हम मानते हैं कि मैं अलग हूँ और ये भावना मेरे खिलाफ है। लेकिन जब समझ आता है कि भावना मैं नहीं पैदा कर रहा, बल्कि मैं ही भावना की निरंतरता हूँ, तब अंदर शांति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखना है। देखना ही आजादी है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें उसी गहराई में उतारना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो समस्याएं चलती है, जैसे गुस्सा, डर, जलन, शर्म, उनमें असली संघर्ष इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम मानते हैं कि मैं अलग हूँ और मेरी समस्या अलग है। हम सोचते हैं कि गुस्सा मुझसे अलग है, डर मुझसे अलग है और मुझे उन्हें खत्म करना है। लेकिन सच ये है कि जिस मैं के अंदर ये भाव उठते हैं, वही मैं उसी दर्द, यादों, तुलना और कंडीशनिंग से बना है। मतलब भावना और भाव को देखने वाला दोनों अलग नहीं है। जब ये बात साफ दिख जाती है कि मैं ही गुस्से की निरंतरता हूँ, मैं ही डर की कहानी हूँ, तब अंदर की लड़ाई अपने आप टूटने लगती। जहाँ बदलाव की कोई टेक्निक, मंत्र या मेडिटेशन के जोर की आवश्यकता नहीं होती। बदलाव होता है सिर्फ देख लेने से, बिना किसी निर्णय के। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, इसके लिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब भी कोई बड़ा इमोशन उठे, जैसे गुस्सा, डर, शर्म, जलन, तुरंत प्रतिक्रिया न दो, न उसे दबाओ, न उसे जस्टिफाई करो। बस कुछ सेकंड के लिए रुक कर देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या वाक्य चल रहे हैं। ध्यान दो कि जो मैं गुस्से के बारे में सोच रहा है, वही मैं दुख या यादों से बना है। इसलिए वास्तविक जज हो ही नहीं सकता। बस भावनाओं को आते जाते देखना शुरू करो, बिना किसी निर्णय, बिना किसी तुलना, बिना ये तय किए कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तकनीक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल जागरूकता। यही देखना धीरे धीरे संघर्ष को गुला देता है, दिमाग के भारीपन को हल्का कर देता है और गहरी आंतरिक शांति की शुरुआत बन जाता है। आज ही किसी एक भाव को पकड़िए और जो बार बार आता है, जैसे गिल्ट, डर या गुस्सा, जब वो उठे तो खुद से ये मत कहिए मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। बस कुछ सेकंड के लिए देखिए जो इसे देख रहा है उसकी कहानी क्या है। ऑब्जर्वर को देखना ही इस अध्याय की असली प्रैक्टिस है। जब हम समझने लगते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही मोमेंट है, तो अगला सवाल उठता है, तो विचार खुद क्या है? विचारों की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या बिना सोचे क्लियर एक्शन संभव है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13, व्हाट इज थिंकिंग? कभी रुककर सोचा है? जो दिमाग अभी ये शब्द सुन रहा है, वही दिमाग ये सवाल भी पूछ रहा है। सोच यानी थिंकिंग असल में है क्या? क्या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है या वही चीज है जो हमें अंदर से कैद किए रखती है? अगर सोच को समझ गए तो शायद जिंदगी के आधे संघर्ष जड़ से बदल सकते हैं। हम रोज सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य कैसा होगा। ये सब थिंकिंग का खेल है। कृष्णमूर्ति यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल रखते हैं कि विचारों की जड़ क्या है, ये शुरुआत कहाँ से होती है और क्या विचार हमेशा मददगार है या ज्यादातर जगहों पर
उलझन भी वही पैदा करते हैं। वो कहते हैं जब तक हम ये नहीं समझते कि सोच कैसे चलती है, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे इमोशंस, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स किस आधार पर बन रहे हैं। सोच को समझना मतलब अपने पूरे आंतरिक मैकेनिज्म को समझना है। पर इसमें एक चुनौती भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी सोच बहुत ही ओरिजिनल होती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो भी हम सोचते हैं वो किसी न किसी मेमोरी, पुराने एक्सपीरियंस, पुरानी सुनाई बातें या नॉलेज से पैदा होती है। यानी थिंकिंग हमारे पुराने विचारों से आती है। हाँ, वो हमें हमेशा नहीं लगती, पर उसकी जड़ हमेशा अतीत में होती है। हम अक्सर आइडिया में जीते हैं कि मुझे ऐसा इंसान होना चाहिए, एक दिन में बहुत ही डिसिप्लिन बनूंगा, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे प्यार करना चाहिए, मुझे आइडियल बनना चाहिए। लेकिन वास्तविक एक्शन कितनी बार उस आइडिया के साथ मैच करता है? अक्सर क्या होता है, आइडिया एक तरफ और हमारा रियल बिहेवियर दूसरी तरफ, और ये अंतर ही संघर्ष है। सोच आइडियल का निर्माण करती, पर एक्शन अक्सर पुराने पैटर्न से निकलते हैं। जिंदगी हमें चैलेंज देती, कोई मुश्किल सवाल, कोई शौक, कोई बैकअप, कोई लॉस या कोई ऐसी घटना जो हमें हिला दे। लेकिन दिमाग अक्सर दो एक्सट्रीम में चला जाता है, या तो चैलेंज से बचकर भाग जाता है या उसे लेकर ओवर रिएक्ट कर देता है। बहुत ही कम बार हम चैलेंज को एक साफ आईने की तरह लेते हैं जो हमें दिखाता है कि भीतर असल में क्या चल रहा है। हमने सोच को इतनी ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया है कि हम मान लेते हैं कि जो समझ सोच से नहीं आ रही वो बेकार है। लेकिन क्या प्यार, गहरी शांति या कोई विशाल खूबसूरती सिर्फ विचारों से समझी जा सकती है? और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, जहाँ थिंकिंग की लिमिट को हम लिमिट मानने से इनकार कर देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच अचानक नहीं आती, वो एक चेन में चलती। पहले कोई चीज हमें छूती है, कोई दृश्य, शब्द, आवाज या याद। ये शरीर या मन में उठने वाला अनुभव है, फिर मन उसे नोटिस करता है, और यही दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है। और फिर तुरंत दिमाग उसका नाम रख देता है। अच्छा, बुरा, खतरनाक, मजेदार, ये सब नाम है। नाम रखते ही वो अनुभव मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब अगली बार कुछ वैसा ही होता है तो पुरानी मेमोरी सक्रिय होकर विचार बन जाती है। इसलिए सोच हमेशा अतीत की प्रतिक्रिया होती है वर्तमान पर। इसी वजह से विचार सीमित है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की बायोकेमिकल प्रक्रिया पर चलती है। जैसे कंप्यूटर सिग्नल्स, बिजली की तरंगें और आउटपुट से चलता है, वैसे ही विचार भी मैटर है। कोई दिव्य या अनंत चीज नहीं है। विचार वो सोच है जो तकनीक, काम, प्लानिंग के लिए उपयोगी है, लेकिन वो अनंत सच, प्यार, शांति या जीवन के रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा अतीत के फिल्टर से होकर आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी परेशानी वहीं बढ़ती है जहाँ आइडिया और रियल एक्शन के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। हम भीतर कुछ और होते हैं, लेकिन बाहर एक आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। इसी गिल्ट, दिखावे और संघर्ष में फंस जाते हैं। इसलिए इसका समाधान ये नहीं है कि हम आदर्शों का पीछा करते रहें, बल्कि अपनी असली मनन स्थिति को पूरी ईमानदारी से देखें, जैसे हैं वैसे। जब हम खुद को बिना जजमेंट, बिना तुलना और बिना भागे देखते हैं, तब क्लैरिटी अपने आप आती और एक्शन अपने आप सही दिशा में होते हैं। और जब कोई चैलेंज या फीडबैक हमें हिला दे, तो उससे डरने या जस्टिफाई करने के बजाय उसे एक आईने की तरह उपयोग करें। मुश्किलें दुश्मन नहीं है, बल्कि वे मौके हैं जहां हम देख सकते कि हमारी थिंकिंग कैसे काम कर रही है। इस तरह देखने से हमारा दिमाग और ज्यादा ईमानदारी, जागरूक और शांत हो जाता है, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी कंट्रोल या टेक्निक के। एक चैलेंज आपके लिए, आज 10 मिनट के लिए खुद को शांति के साथ ऑब्जर्व करो। जो भी विचार आए, उसके पीछे की मेमोरी को पकड़ने की कोशिश करो कि ये सोच किस पुराने अनुभव, किस डर, किस उम्मीद से निकल रही है। कुछ सही करने की कोशिश मत करो, बस विचारों को एक प्रोसेस की तरह देखो, जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स को नोट कर रहा हो। जब हम देख लेते हैं कि हमारी सोच लगातार अतीत को ढोती रहती, तो अगला बड़ा सवाल उठता है, क्या हम कल के बोझ से सच में मुक्त हो सकते हैं? क्या दिमाग कभी पूरा शांत, सिंपल और क्लियर हो सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14, द बर्न्स ऑफ यस्टरडे। सच बताइए, तुम अभी जो हो, क्या वो तुम्हारा आज है या कल 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 का जमा हुआ बोझ है? अगर तुम्हारा दिमाग कल की यादों, गिल्ट, रिग्रेट्स और अचीवमेंट से भरा चुका है, तो क्या वो अभी सच में शांत हो सकता है? कृष्णमूर्ति यहाँ पर
एक कड़वा लेकिन ईमानदार सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में वर्तमान में जीते हैं या हम हर वक्त अतीत को ढोते हुए आज को देख रहे होते हैं। हमारी मेमोरी सिर्फ यादें नहीं, पूरी साइकोलॉजिकल बर्डन है। किसने क्या कहा, कहाँ इंसल्ट मिला, कहाँ सक्सेस मिली, किससे चोट लगी, किससे अप्रूवल मिला, यह सब मिलकर एक भारी मैं बना देते हैं और वही मैं हर चीज को जज करता है। असली जिज्ञासा यही है, क्या दिमाग इन बोझों से मुक्त होकर बिल्कुल चुप, साफ और हल्का हो सकता है? हाँ, लेकिन इसमें एक चुनौती, क्योंकि हमारा दिमाग जैसे इनविजिबल बैकपैक पहने घूमता है। उसमें भरे होते हैं बचपन के ताने, रिश्तों की कड़वाहट, कंपैरिजन के कारण मिली चोट और अचीवमेंट का बनावटी गर्व। ये सब मिलकर हर नई घटना को दूषित कर देते हैं। जब हमें कोई नया इंसान मिलता है तो क्या हम उसे वास्तव में वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, या हम उसे पुराने अनुभवों की नजर से जज करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे दिमाग को कंट्रोल करना है। जब भी वो शांत हो तो वो करते क्या है, जब विचार आते हैं उसे रोक देते हैं, जब भावनाएं उठती है उसे दबा देते हैं, जब गुस्सा आए तो गिल्ट के मारे अपने को पीटते हैं। पर ये सब कंट्रोल की कोशिश और भी ज्यादा आंतरिक अशांति बना देती है। हाँ, बाहर से इंसान शांत लगता है पर अंदर से लगातार उसके अंदर युद्ध चल रहा होता है। समाज हमें सिखाता है कि कुछ बनो, कुछ हासिल करो, किसी के पीछे मत रहो। समस्या ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, समस्या ये है कि हमारा पूरा आंतरिक महत्व अचीवमेंट पर टिका होता है और नतीजा, जैसे ही असफलता मिलती है आप सोचते हैं मैं बेकार हूँ, और जैसे ही सक्सेस मिलती है तो सोचते हैं मैं सुपीरियर हूँ। और यही तुरंत मेजरमेंट दिमाग को कभी शांत रहने ही नहीं देता। ज्यादातर लोगों के लिए डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना कि ये मत सोचो, ये मत करो, ऐसा बिहेव मत करो होता है। और इस व्यवहार का मुख्य कारण होता है किसी को अपना आइडियल मानने के कारण, किसी को अपना गुरु बनाने के कारण, किसी सिस्टम को कॉपी करने के कारण। लेकिन ये पास्ट के अनुभवों, डर, कंपैरिजन से निकलने वाले डिसीजन होते हैं। ये दिमाग को मुक्त नहीं करते, ये दिमाग को ज्यादा टाइट बना देते हैं। जब दो लोग बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है, हर इंसान अपने अपने पास्ट की बात कर रहा होता है, अपनी चोट, अपनी धारणाएं, अपनी इमेज को डिफाइन कर रहा होता है। ऐसे में वास्तव में बातचीत कहाँ हो पाती है? हम सुनते नहीं हैं, बस अपने सोचने के मौके का इंतजार करते रहते हैं कि मैं भी अपने पास्ट के बारे में बताऊं, मैं भी अपने अनुभवों के बारे में बताऊं। कृष्णमूर्ति इस समस्या के समाधान को बहुत ही आसानी से समझाते हैं कि पास्ट के बर्डन से मुक्त होने के लिए उसे सोल्व नहीं करना, सीधे सीधे देखना है। जब तुम देख पाते हो कि हाँ, मैं ये इंसल्ट अभी भी ढो रहा हूँ, हाँ, इस अचीवमेंट से अपनी आइडेंटिटी बना चुका हूँ, जब तुम अपने अंदर के बोझ को बिना जस्टिफाई, बिना ब्लेम, बिना एस्केप देख रहे होते हो, यही प्योर ऑब्जर्वेशन, और जिससे धीरे धीरे उस बोझ की पकड़ ढीली पड़ जाती। और दिमाग तब शांत नहीं होता जब तुम उसे जबरदस्ती चुप कराओ, बल्कि ये तब शांत होता है जब तुम पिछली कंडीशनिंग और अपने जीवन के अंतहीन अध्यायों को पूरी अवेयरनेस से देख लेते हो। शांत दिमाग का मतलब धीमा या सुस्त दिमाग नहीं है। शांत दिमाग वो होता है जिसमें वो अपनी पूर्ण जागरूक अवस्था में होता है, जैसे झील का पानी जिस पर हवा रुक गई हो, सरफेस भी क्लियर, और जिसकी नीचे की गहराई दिखने लगती। और हाँ, सच्चा डिसिप्लिन डर से नहीं, क्लियरिटी से आता। जब तुम देखते हो कि मेरी ये आदत मुझे और दूसरों को चोट पहुंचा रही है, तो उसी देखने में एक वास्तविक मोमेंट होता है। तुम्हारी एनर्जी की दिशा ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। और ये डिसिप्लिन न किसी का आइडियल बनने की भूख होती है और न ही किसी बाहरी रूल का डर। तो फिर कम्युनिकेशन की असली गहराई क्या है? और सच में कम्युनिकेशन कब होता है? जब दोनों दिमाग अपने पास्ट की दीवारें कुछ पल के लिए नरम कर दे, अपनी इमेज की रक्षा को छोड़ दे और बस ध्यान से सुने। तब शब्दों से ज्यादा साइलेंस काम करता है, और वहीं सच्ची लर्निंग होती और वहीं रियल रिलेशनशिप घर आती है। कृष्णमूर्ति ट्रुथ और रियलिटी के बीच भी संघर्ष को समझाते हैं। वास्तविकता हमारे विचार, हमारे डर, हमारे डिजायर्स, हमारी सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी, सारे साइकोलॉजिकली और फिजिकल फैक्ट्स होते हैं। और सच्चाई वो जो इन सबके परे हैं, जो किसी मान्यता, किसी आइडिया, किसी रास्ते से बाउंड नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं विचार हमेशा रियलिटी की दुनिया में है और सच्चाई विचारों से पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जब दिमाग अपने सभी बोझ, सभी
तुलना, सभी डर को देखकर शांत होता है, तब वो सच्चाई के लिए गंभीर हो जाता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम में से हर इंसान कल का बोझ ढो रहा है। यादें, अचीवमेंट, गिल्ट, सारे मैं की कहानी। शांत दिमाग सक्सेस को पाने के बाद नहीं बनता, बल्कि जब हम अपने आंतरिक मोमेंट को बिना जजमेंट देखते हैं, तब अपने आप एक गहरी शांति उभरती है। कम्युनिकेशन तभी गहरा होता है जब अंदर की आवाज कुछ पल के लिए चुप हो जाए और हम सच में उन्हें सुनने लगे। सच्चाई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो स्टेट है जो तब मुमकिन है जब दिमाग पास्ट के बोझ से हल्का हो जाए। एक चैलेंज आपके लिए, आज रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठी मन ही मन पूछिए, आज मैंने कौन कौन सी बातें अपने कल के बोझ से देखी। फिर 2 से 3 मिनट कागज पर लिखी, बिना जजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के साथ। कोई समाधान मत ढूंढिए कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस शांति से देख कि दिमाग कितनी चुपचाप आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब दिमाग कल के बोझ को देखना सीख जाता है तो अगला सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कोई गहरी मेडिटेशन संभव है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 15, एक्सपीरियंस, सेटिस्फिकेशन एंड मेडिटेशन। कभी सोचा है इतनी सारी आध्यात्मिक अनुभव, इतने सारे मेडिटेशन टेक्निक्स, फिर भी अंदर स्थायी शांति क्यों नहीं टिकती? क्या सच में ज्यादा एक्सपीरियंस हमें भीतर से भरते हैं या वो हमें और भूखा बना देते हैं? यहाँ कृष्णमूर्ति एक उल्टा सवाल पूछते हैं, तुम जिस मेडिटेशन की तलाश में हो, क्या वो भी एक और एक्सपीरियंस ही है जो तुम इकट्ठा करना चाहते हो? हमारी कंडीशनिंग ने हमें ये सिखाया है कि जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा उच्च आध्यात्मिक अनुभव, उतनी ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी। इसलिए हम वास्तविकता में कुछ फील करना चाहते हैं, नया कोर्स, नई जगह, नए रिलेशनशिप या कोई नया मेडिटेशन मेथड। और जिज्ञासा यहीं से शुरू होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि असली शांति एक्सपीरियंस को चेस करने से नहीं, उसके नेचर को समझने से आए? पर इसमें एक दिक्कत है, क्योंकि हम सबके अंदर एक सूक्ष्म हंगर है, एक ऐसी भूख, अच्छा फील करने की भूख, कुछ खास होना चाहिए इसकी भूख, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने की भूख। इसलिए हम हर चीज को एक्सपीरियंस की नजर से देखते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा? ये मेडिटेशन पावरफुल है भी या नहीं? इस सत्संग से कोई नया अनुभव आया या नहीं? समस्या ये नहीं कि एक्सपीरियंस होता है, समस्या ये है कि हम उसे पकड़े बिना रह नहीं पाते। एक अच्छा अनुभव आते ही दिमाग तुरंत कहता है ये फीलिंग दोबारा होनी चाहिए, और ज्यादा, और लंबा, और तुरंत। और यहीं से उलझन शुरू होती, क्योंकि संतुष्टि टिकती नहीं है। क्योंकि जब हम किसी उच्च आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करते हैं, जैसे कोई गहरी शांति का पल, तो कुछ देर के लिए हम वास्तव में संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अनुभव धुंधला होता है, हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। फिर वही खालीपन, फिर वही सवाल, अब आगे क्या? और ये संतुष्टि पेट्रोल की तरह है, कुछ समय इससे गाड़ी तो चलती है, और जैसे ही खत्म होता है तो ये फिर से उस पेट्रोल को भरना चाहता है ताकि गाड़ी चल सके। मेडिटेशन में हम अक्सर एक दो धारणाएं बना लेते हैं, एक मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और दूसरा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शांति, रोशनी, कंपन या कुछ भी। और दिमाग फिर चुपचाप तुलना शुरू कर देता है कि पिछली बार ज्यादा गहरा अनुभव था, उस गुरु को सुनकर ज्यादा अच्छा लगा था, अब उतना उच्च अनुभव महसूस नहीं हो रहा, शायद मैं पीछे जा रहा हूँ। और यही दो धारणाएं एक सूक्ष्म बाधा पैदा करती, एक तरफ अनुभव की भूख है और दूसरी तरफ उसमें बंध जाने का डर। और जब मेडिटेशन को भी ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, जब मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक बन जाती है अच्छा महसूस करने के लिए, तो वो भी सेम पैटर्न में घिर जाती है। उसमें भी बाकी एक्सपीरियंस है, शांति, एक्साइटमेंट, बोर्डम, फिर कोई नया तरीका, और फिर वही साइकिल। क्योंकि मेडिटेशन के समय भी कई अनुभव होते हैं, और जब हम अपने पुराने अनुभवों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अंदर गहराई में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। इस समस्या के समाधान के लिए कृष्णमूर्ति बहुत ही सहज तरीके से समझाते हैं कि एक्सपीरियंस हमेशा ज्ञान से आता है, यानी तुम जो हो, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, वही प्रोजेक्शन बनकर तुम्हारी एक्सपीरियंस में लौट आता है। मतलब बहुत ही साफ है, अगर तुम्हारे अंदर पहले से ही शांति की इच्छा है तो वर्तमान मेडिटेशन में जो तुम्हें शांत अनुभव मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की चित्रकारी है, कुछ नया नहीं, बस तुम्हारी इच्छा का रिफाइंड रूप। लेकिन बदलाव तब आता है जब तुम एक्सपीरियंस को अल्टीमेट न मानो,
बस उसे एक मिरर की तरह देखो जो तुम्हारी आंतरिक चाहतों और डर को वापस दिखा रहा है। कृष्णमूर्ति सेटिस्फिकेशन और इनर साइलेंस के बारे में समझाते हैं कि सेटिस्फिकेशन हमेशा किसी कारण से जुड़ी है। मुझे ये मिला इसलिए मैं खुश हूँ, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं शांत हूँ। जबकि इनर साइलेंस किसी कारण से नहीं आता, वो तब होता है जब दिमाग अपने सारी खोज, अपने सारे चेस, सारे कंपेयर को पूरी क्रिएटिविटी से देख लेता है और उस देखने में ही गहरी शांति उभरती है जो किसी खास अनुभव पर निर्भर नहीं करती। जब तुम ध्यान से देखते हो कि मैं मेडिटेटर हूँ और मेरे एक्सपीरियंस दोनों ही विचारों द्वारा बनाई गई इमेजेस है, तो फिर मैं और अनुभव के बीच की साइकोलॉजिकल दीवार धीरे धीरे पतली होने लगती। तब मेडिटेशन मैं कुछ कर रहा हूँ से बदलकर बस अवेयरनेस अनफोल्ड हो रही है में बदल जाती है। यहाँ कोई अचीवर नहीं है, कोई टारगेट भी नहीं है, बस एक खुले रूप में देखना है। सच्ची मेडिटेशन किसी कोने में बैठकर सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ये एक लिविंग अटेंशन है जहाँ तुम चलते समय, किसी से बात करते समय, अकेले बैठे समय अपने भीतर के रिएक्शन, डिजायर्स, डर को देखते हो बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी जजमेंट के। और यही अटेंशन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की दोहरावती को कमजोर कर देता है। एक सवाल आपके लिए, आज केवल एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब भी तुम कुछ नया अच्छा महसूस करो, किसी की तारीफ से, मेडिटेशन से या किसी छोटी अचीवमेंट से, अपने आप से पूछिए क्या मैं अभी इस एक्सपीरियंस को पकड़कर रिपीट करना चाहता हूँ। किसी आंसर की उम्मीद मत कीजिए, बस देखिए बिना ये कहे कि ये गलत है या ये बहुत ही अच्छा है। और ये देख लेना ही पहला कदम है। जब तुम्हें समझ आ जाता है कि एक्सपीरियंस की भूख और दोहरी धारणा कैसे काम करती है, तब अगला सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ बिहेवियर में नहीं पूरे दिमाग में हो। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 16 टोटल रेवोल्यूशन। जरा सोचिए, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी क्रांति हो जाए जो सिर्फ नौकरी, रिश्ते या शहर नहीं, पूरे दिमाग का ढांचा बदल दे। ऐसा रेवोल्यूशन जो बिना नारे, बिना झंडे, चुपचाप भीतर से शुरू हो और फिर तुम्हारी हर नजर, हर चॉइस, हर रिश्ता बदल दे। क्या ऐसी टोटल रेवोल्यूशन तुम्हारे लिए पॉसिबल है? यहीं से, आज से, हाँ पॉसिबल है। हमने अक्सर रेवोल्यूशन को बाहर की चीज से जोड़ा है, सरकार बदलना, सिस्टम बदलना, कानून, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर बदलना, इन सब से। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, अगर वही पुराना डर, वही तुलना, वही जेलसी, वही ईगो अंदर जिंदा रहे तो बाहर कितना भी बदलाव क्यों ना हो, जिंदगी के दर्द का पैटर्न तो वही रहेगा, है ना? और यहीं से जिज्ञासा उठ, क्या कोई इनर रेवोल्यूशन संभव है जो विचारों की जड़ से शुरू हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दिमाग खुद अपनी सारी कंडीशनिंग देखकर एकदम नया हो जाए, बिना किसी गुरु, बिना किसी सिस्टम या आइडियोलॉजी पर टिके हुए? हाँ, ये रेवोल्यूशन संभव है, लेकिन एक चुनौती है, एक दिक्कत है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं अगर मेरी जॉब बदल जाए, अगर सोसाइटी बदल जाए, अगर लोग थोड़ा अच्छा हो जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। और इसीलिए लोग पॉलिटिकल्स, कुछ एक्टिविज्म, कुछ आध्यात्मिक ग्रुप में कूद पड़ते हैं। पर कई बार यह होता है कि बाहर तो थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन भीतर वही चिड़चिड़ापन, वही दर्द, वही इनसिक्योरिटी। और उसका एकमात्र कारण है कि हम बाहर तो बदलाव करना चाहते हैं पर अंदर नहीं। हम धार्मिक शब्द सुनते ही अक्सर सोच लेते हैं किसी एक धर्म का फॉलोअर, किसी एक धर्म का प्रचारक, या कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा पाठ, फॉर्मल प्रैक्टिस, इन्हें हम धर्म से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए धार्मिक दिमाग का मतलब कुछ और है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग हर नए कॉन्सेप्ट को तुरंत पुराने लेवल से जोड़ देता है। तो हम धार्मिक माइंड सुनते ही या तो रिजेक्ट कर देते हैं या बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करने की तरफ भागते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी एनर्जी कितने कितने टुकड़ों में बटी होती है। डर, गिल्ट, डिजायर, कंपैरिजन, पास्ट का कोई बोझ, भविष्य की चिंता। और ऐसे बिखरे हुए दिमाग से टोटल रेवोल्यूशन कैसे शुरू होगा? हम शांति चाहते हैं लेकिन अंदर कंफ्यूजन है। इसलिए शांति भी कभी कभी सिर्फ गुस्से या ईगो की आग बन जाती है। इसलिए टोटल रेवोल्यूशन तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर की हर चाल, हर डर, हर इच्छा, हर एस्केप को साफ साफ देखने लगते हो। ये कोई आंदोलन नहीं है जो दूसरों को बदलने निकला हो। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जहां तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो। कोई लीडर नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं,
और न ही कोई मैं सही आप गलत वाला खेल है। बस एक सीधी और अपने आप से बिना डरे ये कहना कि मैं अंदर से क्या कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति रिलीजियस माइंड के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा माइंड जो अत्यंत सेंसिटिव हो, जो हर दुख, हर अन्याय, हर सुंदरता, हर छोटी चीज को पूरे अटेंशन से महसूस करे, जो किसी पूर्व धारणा के सिस्टम से जुड़ा हुआ न हो। ये दिमाग ना एथिक्स का लेवल हो लेता है, ना रिलीजियस फैनेटिक का। ये बस खुला, जागा हुआ, ईमानदार दिमाग है जिसे सच्चाई से ज्यादा किसी टेक की परवाह नहीं। हम अक्सर एनर्जी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, म्यूजिक, कैफीन वगैरह खोजते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सबसे बड़ी एनर्जी तब आती है जब दिमाग अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को समझने लगता है। जब तुम किसी इच्छा को महसूस करने या जस्टिफाई करने की बजाय ईमानदारी से देखते हो, जब तुम अपने डर को गलत कहकर नहीं बल्कि समझकर देखते हो, तो एनर्जी स्वयं संघर्ष में बर्बाद होना बंद हो जाती है और ये एनर्जी बड़ी ही साफ सी, शांत लेकिन पावरफुल आग बन जाती है जो क्लैरिटी देती है, ना कि कंफ्यूजन। कृष्णमूर्ति पेशेंस को बहुत ही सादगी से अभिव्यक्त करते हैं कि सच्चा पेशेंस वो नहीं जो सिर्फ मेरी सक्सेस, मेरी इमेज, मेरी ग्रोथ के लिए जले, वो ईगो का थोड़ा सा रिफाइंड रूप है। और रियल पेशेंस तब पैदा होता है जब तुम पूरे दिल से जीवन को समझना चाहते हैं कि पीड़ा क्या है, क्यों है, हिंसा क्यों है, हम एक दूसरे को बार बार चोट क्यों पहुंचाते हैं। जब ये सवाल सिर्फ आंतरिक चाह नहीं बल्कि तुम्हारी नस नस में उतर जाए, तभी एक गहरी पैशन जन्म लेती जो तुलना से मुक्त है, जो किसी परिणाम की गारंटी नहीं मांगती, सिर्फ सच्चाई देखना चाहती। एक चैलेंज आपके लिए, आज रात सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए अकेले बैठिए और अपने आप से एक सीधा सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है और मैं उससे भागने के लिए क्या क्या करता हूँ। जो भी एस्केप तुम करते हो, फोन, बातें, काम, व्यस्तता, मजाक, उन्हें 4 से 5 पॉइंट में लिखिए। और बस इतना लिखने के बाद 2 से 3 मिनट चुप बैठकर सिर्फ सांसों को महसूस करिए। कोई बदलाव करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ देखिए। और यही छोटी शुरुआत तुम्हारी टोटल रेवोल्यूशन का पहला कदम हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक की पूरी जर्नी में तुमने अपने दिमाग की लगभग हर चाल पकड़ ली। ऑब्जर्व जो खुद को अलग समझता था, थॉट जो हमेशा अतीत से आ रहे थे, कल का बोझ जो हर आज को रंग देता था, एक्सपीरियंस की भूख और टोटल रेवोल्यूशन की पहली हल्की सी झलक। अब सवाल सीधे आपसे है, जब अगली बार गुस्सा उठेगा, डर तुम्हें रात को जगाएगा, रिश्तों में वही पुरानी टक्कर होगी, क्या तुम फिर से वही पुराना रास्ता चुनोगे? भागना, जस्टिफाई करना, किसी टेक्निक के पीछे छुप जाना, या इस बार बस 2 सेकंड रुककर ईमानदारी से देखोगे अभी मेरे अंदर क्या चल रहा? शायद बाहरी दुनिया कल भी वैसी ही रहेगी, वही लोग, वही काम, वही समस्याएं, लेकिन अगर देखने वाला बदल गया तो पूरी जिंदगी का स्वाद बदल सकता। और अगर आज तुमने भीतर कहीं हल्का सा हाँ महसूस किया है तो समझ लीजिए फ्रीडम फॉर द नाउ की इस जर्नी में तुम्हारी जिंदगी में एक शांत क्रांति का पहला बीज गिर चुका है। अब चुनाव आपका है कि ये बीज ऐसे ही सूख जाने देना है या इसे अपनी अगली सोच, अगली सांस, अगले रिश्ते में धीरे धीरे जड़ें जमाने देना है। विचार की। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।